परितुष्टि और आनंद लेता है, परंतु कभी भी आत्म परितुष्टि और आनंद के लिए नहीं आता। वह कार्य के लिए आता है। वह कार्य के लिए आता है। ठीक है। मनुष्य को उसके मार्ग में और जगत को उसके विकास में सहायता करने के लिए आता है। नेपोलियन अधिकतम शक्तिशाली, अत्यंत प्रभुत्वशाली विभूतियों में से एक था। उनमें से कुछ विभूतियां हैं जो अपने आप को संयमित रखती हैं, अपने व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्ति को दबाए रखती हैं ताकि उसे पूरी तरह अपने कार्य में नियोजित कर सके। ये उनमें से कुछ विभूतियां हैं, किसे रेफर कर रहे हो? उनमें से कुछ विभूतियों में से एक था। अच्छा, अत्यंत प्रभुत्वशाली विभूतियों में से एक था। उनमें से कुछ विभूतियां हैं जो अपने आप को संयमित रखती है। शेक्सपियर, वॉशिंगटन, विक्टर इमैनुअल ऐसी विभूतियों में से थे। दूसरी विभूतियां अलेक्जेंडर, सीजर, नेपोलियन, गेटे शरीकी होती हैं, जो जितनी प्रत्यक्षतः अपने व्यक्तित्व में अतिमानवीय होती हैं, उतनी ही उस कार्य में होती हैं जिसे वे संसिद्ध करती हैं। ठीक है। सभी आधुनिकों में कार्यगत क्षमता में नेपोलियन महानतम था। क्षमता में, हालांकि चरित्र में नहीं। वह महाभारत के भीष्म के सदृश था। उसमें वैसी ही परम अप्रतिरोध्य शक्ति थी। युद्ध, राजनीति, शासन तंत्र, विधान तथा समाज पर विश्वव्यापी पकड़ थी। जन समुदायों के संचालन में वैसा ही प्रभुत्वशाली और उसमें ब्यौरेवार जन जानकारियों की वैसी ही अति प्रचुरता थी। उसमें ऐसा लोह दृढ़ मस्तिष्क था जिसे कोई चीज थका नहीं सकती। ऐसी अचूक स्मरण शक्ति जो कुछ भी नहीं चूकती। वह स्पष्ट अंतर्दृष्टि जो सहज सटीकता से सभी कुछ को अपने स्थान पर रख देती है। यह ऐसा था मानो किसी व्यक्ति को काकेकस पर्वतमाला को कंधे पर उठाना हो और उस बोझ के समेत तीव्र इंजन के साथ दौड़ लगानी हो, और ऐसे में भी हर पग पर ध्यान देना हो और आगे के पग का पूर्वानुमान करना हो, और फिर भी कभी लड़खड़ाना न हो। यह सिद्ध करना कि एक मानव शरीर कुछ भी ऐसा कार्य करने में सक्षम हो सकता है, अपने आप में हमारी प्रगति में ऐसी सेवा करना है जिसके लिए हम नेपोलियन के प्रति पर्याप्त रूप से कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। बोनापार्ट का कार्य सर्वथा प्रशंसनीय था। यह सच है कि कुछ समय के लिए उसने फ्रांस से स्वतंत्रता ले ली थी, परंतु तब फ्रांस लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लायक नहीं था। उसे क्रांति के योद्धा के शासन के अंतर्गत कुछ समय के लिए अनुशासन सीखना था। एक ऐसी जोशीली फ्रांसीसी संसद द्वारा जो विजय में उत्साहित और पराजय में हतोत्साहित हो जाती हो। अपने कार्य में बाधा पहुंचाए जाते हुए वह वो कार्य नहीं कर पाता जो उसने किया। उसे तो फ्रांसीसी क्रांति को संगठित करना था, जहां तक कि पृथ्वी उसे वहन करने में सक्षम थी, और ऐसा उसे एक साधारण जीवन काल के छोटे से समय में करना था। उसे उसको बचाना भी था। यूरोप पर फ्रांस का आक्रमण आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था, क्योंकि यूरोप का मंतव्य क्रांति को सहन करने का नहीं था। उसे यह सिखाने की आवश्यकता थी कि क्रांति का अर्थ अराजकता नहीं, अपितु पुराने संगठन से इतना अधिक शक्तिशाली पुनर्गठन है कि इस प्रकार पुनर्गठित एक अकेला राष्ट्र संयुक्त यूरोप को जीत सकता है। नेपोलियन ने प्रभावशाली रूप से वह काम किया। ऐसा कहा गया है कि उसकी विदेश नीति असफल रही, क्योंकि उसने फ्रांस को जितना पाया था आकार में उससे छोटा छोड़ा। यह सच है, परंतु फ्रांस का भौगोलिक विस्तार करना नेपोलियन का मिशन नहीं था। वह फ्रांस के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए आया था, और अपनी असफलता में भी उसने भगवान का कार्य संपन्न किया और भविष्य को तैयार किया। यूरोप के संतुलन को नए संयोजनों को तैयार करने के लिए भंग करना आवश्यक था, थोड़ा और जोर से। उस यूरोप के संतुलन को
नए संयोजनों को तैयार करने के लिए भंग करना आवश्यक था और उसकी नेपोलियन की अति विशाल सामरिक कार्यवाहियों ने उसे घातक रूप से भंग कर दिया, जिस दौरान उसने महान साम्राज्यों के गठन की प्रवृत्ति को स्थापित किया। उसने इटली, जर्मनी, पोलैंड में राष्ट्रीयता के भाव को जगा दिया और राष्ट्रवाद और साम्राज्य दोनों की सुसमन्वित परिपूर्णता ही है जो भविष्य है। उसने यूरोप को राजनैतिक और सामाजिक पुनर्गठन की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। चतुर्व्यूह। सत्य युग श्री कृष्ण से परिपूर्ण है। यह वह स्वर्णिम युग है जब मनुष्य शक्ति और प्रज्ञा से परिपूर्ण होते हैं। इसमें त्रेता। चारों युगों का श्री अरविंद ने अलग-अलग तरीके से अलग-अलग वर्णन किया है। हम्म खाली एक ही जगह नहीं है ये, रिकॉर्ड ऑफ योग में अलग तरीके से है, फिर बाद में मतलब हर पुस्तक के अंदर अगर इंडियन कल्चर वाली में अगर देखेंगे वो अलग तरीके से है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता अगर इन सारों को एक साथ रख के कि वो किस तरीके से क्या अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी अपन ने एक लिया है। हम्म बहुत इंटरेस्टिंग है उन्होंने ये सत्य है, त्रेता है, द्वापर है, फिर कली है, इनका अलग-अलग तरीके से किया है। हम्म सत्य युग श्री कृष्ण से परिपूर्ण है। यह वह स्वर्णिम युग है जब मनुष्य शक्ति और प्रज्ञा से परिपूर्ण होते हैं। त्रेता बलराम से परिपूर्ण है। चक्रवर्ती राजा त्रेता का अवतार है। वह यह महान युद्धों और पराक्रमी बलिदानों का युग है। द्वापर प्रद्युम्न से परिपूर्ण है। वह द्वापर में उस प्रेम को तैयार करता है जो मनुष्य को कली से गुजरने में सहायता करता है। शूद्र अनिरुद्ध कली में राज करता है। हुँ, वह प्राचीन ढांचों को तोड़ देता है। वह आचार को छिन्न भिन्न कर देता है। वह सभी कुछ पर प्रश्न करता है, सभी कुछ को नष्ट कर देता है, सब कुछ सपाट कर देता है, सब कुछ का पुनर्निर्माण करता है। वह शूद्र है और उसमें कर्म और सेवा का जुनून होता है। वह मानवता का भागवत दास बनने के लिए प्रभुता को त्याग देता है। क्योंकि इनमें से प्रत्येक अपने आप में जटिलता रहित नहीं है, अपितु अन्य तीनों को और उनकी विशेषताओं को समाहित रखता है। केवल उसके अपने गुण ही सामान्यतः सबसे प्रधान होते हैं। इनमें से प्रत्येक भगवान का एक अंश नहीं, अपितु अपनी संपूर्णता में स्वयं भगवान होता है। वे अलग अलग नहीं है, अपितु समान ही हैं। चार जो कि एक है, एक जो कि चार हैं। चार हैं करना पड़ेगा ना, एक जो कि चार है। अच्छा, एक से रेफर कर रहा है, वह एक में श्री कृष्ण है। हम्म वास्तविक कठिनाई। वास्तविक कठिनाई सदा ही हमारे अपने अंदर होती है, न कि हमारी बाहरी दशा या परिस्थितियों में। 1 सेकंड इसके अंदर अ, जो ये दूसरा वर्णन इसमें करते हैं ना, इसको क्योंकि ये चतुर्व्यूह बोल रहे हैं, इसको अगर मेरे को एक रेफ़रेंस मिल जाता है तो वो अच्छा रेफ़रेंस है, मैं तुमको एक दिखा देता हूँ।
अब इसके अंदर देखो, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और 2-3 जगह जहाँ मिलता है वो फटाफट अपन ये देख लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ये मिल गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये ईशा उपनिषद के अंदर है इनका। आ गया ना? हाँ। ये 2-3 मैं तुमको दिखा दूंगा ये, क्योंकि अभी ये प्रसंग है। यहाँ से ये द ओल्ड ट्रेडिशन runs that in the Satyayug there was neither the desire nor the need of modern devices. The organized arrangement of men's actions, duties, and institutions by an external compulsion representing the community's collective will began in the Bronze Age. शुरू के अंदर किन्हीं भी बाहरी विधानों की आवश्यकता नहीं होती। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप एक ऐसी इकाई के अंदर या आप अपने आप में जब इंट्यूशन के अंदर रहते हैं, आपका आग्रह बाहरी चीज़ों के ऊपर होता ही नहीं। आप स्वतः एक हार्मनी में रहते हैं। तो ये ब्रोंज एज है विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन किंगशिप। द विष्णु पुराण टेल्स अस कंफर्टेबली विद दिस आइडिया दैट विष्णु इन द सत्य युग में विष्णु जो है इनकारनेट्स एज यज्ञ के रूप के अंदर, that is to say as the divine master in man to whom men offer up all their actions as a sacrifice. उसमें मंदिर की और की जरूरत नहीं है। Reserving nothing for an egoistic satisfaction, but in Treta, he descends as the चक्रवर्ती राजा। वो चक्रवर्ती राजा के रूप के अंदर, क्योंकि इंट्यूशन थोड़ा सा वेन हो गया आपका, थोड़ा सा हिल गया। आप धीरे धीरे निचले स्तर के ऊपर, निचले बोले तो इंट्यूशन से आप माइंड के ऊपर आए हैं। अभी भी वो पूर्ण रूप से इंट्यूशन लुप्त नहीं हो गई है। द किंग एंड स्टैंडिंग फॉरवर्ड एज सस्टेनर ऑफ सोसाइटीज राइचियसनेस, उसकी रक्षा करता है। इट्स सोर्ड ऑफ जस्टिस, उसकी जो तलवार है जस्टिस की। एंड डिफेंस, इट्स प्रिजर्वर ऑफ द धर्म, गैदर्स ए नंबर ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज अंडर हिज यूनिफाइंग स्वे। But it is necessary to my present purpose to consider these speculations, for which much might be said and many indications collected. It is sufficient that an ancient society might differ in every respect from our modern communities and yet be called advanced if it possessed a deep scientific and organized knowledge. अच्छा, एक तो ये है। दूसरे, अपने को इसमें मिलता है ये दूसरा है। देखो, ये भी आ रही है क्या स्क्रीन तुम्हारे पास? आ रही है। अच्छा। There is an echo of this use in the Vishnu Puran when it is said that Vishnu is born in the Satya Yuga as यज्ञ। सत्य युग में विष्णु है वो यज्ञ स्वरूप। ये हमारी भारतीय संस्कृति में भी लिया है। वो भी मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर अगर मिलता है तो, इन द त्रेता एज चक्रवर्ती राजा, इन द द्वापर एज व्यास। मतलब पहले के अंदर आपको किन्हीं बाहरी धर्मों की आवश्यकता नहीं है कि ये बाहरी धर्म विधान है। मां श्री अरविंद है, उनके पास किन्हीं भी बाहरी धर्म विधान की आवश्यकता नहीं है। मां कह रही है वो धर्म है। दूसरे युग के अंदर जब आपका इंट्यूशन धीरे धीरे थोड़ा क्षीण होता है पर अभी भी लुप्त नहीं होता, तो चक्रवर्ती राजा की आवश्यकता है। उससे पहले तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी यूनिफाइंग एजेंसी या मैनेजिंग एजेंसी आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपके हार्ट के अंदर यज्ञ
स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं, इसीलिए आपके ऊपर कोई भी बारी दंड विधान ये लागू नहीं हो सकता। दूसरे युग के अंदर उसको फिर बाद के अंदर अपने तरीके से चक्रवर्ती राजा के रूप में वो आते हैं। तीसरे के अंदर सारे धर्मों का निरूपण रिटन शास्त्र के रूप में करना पड़ता है। उस समय फिर बाद में व्यास का पदार्पण होता है। इन द सत्ययुग मैनकाइंड इज गवर्न बाई इट्स ओन प्योर। अब मतलब उस समय क्या होता है, और ये हम अपने अंदर देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर हम इसमें प्रवेश कर सकें, क्योंकि ये जिस चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा। तो जैसे जैसे आप निचले रूपों के ऊपर आएंगे, इसीलिए जो पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं कि अगर आपके ऋषि इतने ही महान थे तो फिर बाद में इस तरीके का जो आक्रमण वगैरह हुआ क्यों, क्योंकि उस समय धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति के अंदर आ गए कि एक एक का अहम, मान लीजिए आश्रम के अंदर भी हर व्यक्ति का अहंकार अपने आप के अंदर, वो कह रहा मैं तो मेरे तरीके से करूंगा, दूसरा कह रहा मेरे तरीके से करूंगा, तो उसके अंदर आवश्यकता हो जाती है एक दूसरे तरीके के रूप की। तो मैनकाइंड इज गवर्नड इन सतयुग बाय इट्स ओन प्योर परफेक्ट एंड इनबोर्न नेचर स्पॉन्टेनियसली फुलफिलिंग द धर्म अंडर द डायरेक्ट इंस्पिरेशन ऑफ गॉड विद इन एज यज्ञ। आपके अंदर जो भगवान विराजमान हैं यज्ञ स्वरूप, उनकी डायरेक्ट इंस्पिरेशन आपको है, वो जो धर्म का निरूपण करती है उसको फुलफिल स्पॉन्टेनियसली करने के लिए आपकी जो इनबोर्न नेचर है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। द लॉर्ड ऑफ द धर्मा, धर्म के जो प्रभु हैं। इन द त्रेता, त्रेता में क्या होता है, द धर्म इज मेंटेन्ड बाय द सेप्टर एंड द सोर्ड एंड गार्डिंग द अनरिटन लॉ। अनरिटन लॉ है उस समय तक, अभी तक उसको शास्त्रबद्ध नहीं किया गया है अभी तक। इन द द्वापर द धर्म इज सपोर्टेड बाय कोड्स शास्त्रास एंड रेगुलेटेड एंड रिटन सिस्टम। एक ये है। तो अगर आप देखें जैसे अब इतने सारे, मतलब ये देखिए आप, इसके अंदर भी है श्री अरबिंदो की, फिर बाद में रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, फिर एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में कितने सारे हैं, फिर एसेज इन फिलोसफी एंड योग के अंदर आएगा, फिर हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, उसमें इतने सारे रेफरेंसेज है जिसमें श्री अरविंदीय चतुर्युग का, फिर बाद के अंदर आपके ईशा उपनिषद के अंदर है, केना उपनिषद के अंदर है, ह्यूमन साइकिल के अंदर है। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये अगर आए तो यथा समय हम इसको देख सकते हैं। बाकी इंडियन कल्चर में है ये हमको समझने की जरूरत है कि ये चतुर्व्यूह बेसिकली चेतना के आधार पे है कि उस समय इंट्यूशन है आपके, अगर प्योर इंट्यूशन आपकी काम कर रही है, आपको बाहरी किन्हीं भी कोड्स ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता नहीं है। दूसरे युग के अंदर जब मानसिकता है पर फिर भी परमिएटेड विथ इंट्यूशन है, तो भी आपको रिटर्न कोई भी कोड्स ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमने सम्माननीय तरीके से इसको बिठा लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये देख लो कि हम कहाँ किस स्थिति के अंदर हैं, ये दिखा रहे हैं ना। और उसके ऊपर आग्रह ये हमको दिखा रहा है कि हमारी स्थिति क्या है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि आपको कोई भी रिटन कोड्स ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर बैठे हैं यज्ञ स्वरूप भगवान स्वयं हैं, ये भी एक्सेसिबल है। और एक दूसरा अंत भी जो है जिसके अंदर हम निवास कर ही रहे, मतलब सारी लड़ाइयां तो इसी के ऊपर चल रही है। उसकी जो हमने कितना सेंटिटी है साहब उसकी, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, और उसके ऊपर कोई व्यवहार भी नहीं कर रहा। उसको जिस आधार पे बनाया गया, एक जना तो नहीं कर रहा उसके ऊपर, फिर भी क्या बड़ा ये सेक्रेड है। तो हास्यास्पद सी चीज है अगर हम ध्यान से इसको देखें तो। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, वास्तविक कठिनाई।
वास्तविक कठिनाई सदा ही हमारे अपने अंदर होती है, न कि हमारी बाहरी दशा या परिस्थितियों में। मनुष्य को अजेय बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: संकल्प, अनासक्ति और श्रद्धा। हो सकता है कि हमारे पास अपने आप को बंधन मुक्त करने का संकल्प हो, परंतु पर्याप्त श्रद्धा का अभाव हो। हो सकता है हमें अपने अंतोदगत व स्वतंत्र हो जाने की श्रद्धा या दृढ़ विश्वास हो, परंतु आवश्यक साधनों को उपयोग में लाने की संकल्प की कमी हो। और यदि संकल्प और श्रद्धा दोनों हों, तब भी हो सकता है कि हम उन्हें कर्म फल के प्रति प्रचंड आसक्ति के साथ या घृणा, अंधी उत्तेजना या हड़बड़ क्रियाशीलता के साथ काम में लें, जो कि बुरी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इस कारण ऐसे अति विशाल काम में यह आवश्यक है कि विषम या अभूतपूर्व बाधाओं को जीतने या पार करने के लिए मन और शरीर से एक उच्चतर शक्ति का आश्रय लिया जाए। यही है साधना की आवश्यकता। भगवान हमारे अंदर हैं, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शक्ति हैं। हम और वे एक ही स्वरूप के हैं, और यदि हम उनके साथ संस्पर्श में आ जाएं और अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें, तो वे हमारे अंदर अपनी स्वयं की शक्ति उंडेल देंगे और हमें यह अनुभूति हो जाएगी कि हमारी भी भगवत्ता में भागीदारी है। सर्वशक्तिमत्ता, व्यापकता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का हमारा भाग है। पथ लंबा है, परंतु आत्मसमर्पण उसे छोटा बना देता है। मार्ग दुस्साध्य है, परंतु पूर्ण विश्वास उसे सहज बना देता है। ठीक है। क्लियर है। कला समस्त कला विवेचन है। समस्त कला विवेचन है। इंटरप्रिटेशन है ये। हम्म भी आप हम्म कला मतलब कर क्या रही है कला? इंटरप्रेट कर रही है बेसिकली। हम्म आपकी आँखों ने जो देखा, क्या तो फिज़िकली इंटरप्रेट कर रही है, या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है, या आपकी दूसरी आँखों ने जिन्होंने भी देखा है, उसका विवेचन है बेसिकली। भई हम्म जीवन भी विवेचन ही है। आप हम्म कैसे चीज़ों को लेते हो, वो विवेचन ही तो है, और क्या है इसमें? हम्म। आगे। सृजन एक असंगत नाम है इस सृष्टि तो जगत हो में। ही नहीं रहा, ये कह रहे हैं सृजन असंगत नाम है। हाँ। सृजन नहीं हो रहा कोई भी। खाली इंटरप्रेट हो रहा है। हाँ। इस जगत में कुछ भी नव सृजित नहीं होता, सब कुछ अभिव्यक्त किया जाता है। सभी कुछ ज्ञाता के मन में पहले से ही विद्यमान होता है। कला उसका विवेचन कर सकती है जो पहले से ही अभिव्यक्त है, या जो एक समय अभिव्यक्त था, या फिर वह उसका विवेचन कर सकती है जो भविष्य में प्रकट होने वाला है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अभिव्यक्ति के अन्य साधनों में से एक के रूप में किया जा सकता है। एक विशिष्ट प्रकार का चेहरा और आकार किसी प्रसिद्ध कलाकार की कृति में अभिव्यक्त हो सकता है, और एक ही युग में उस देश में चेहरे और आकार का प्रचलित प्रकार परिवर्तित हो सकता है और इस नई अवधारणा के अनुरूप स्वयं को ढाल सकता है। मतलब ये किसी चीज। कलाकार ने कोई पर्टिकुलर तरीके का चेहरा बनाया, हम्म जो कि प्रचलित नहीं है उस संस्कृति के अंदर वो चेहरा, तो हम्म अगर उसने बनाया है, तो हो सकता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस अवधारणा के अनुरूप सारे चेहरे ढाल लें, समय हम्म पाके। हम्म पर नई अवधारणा लाना, अरे भाई कोई किसी को अगर कह दिया जाए कि कोई नया कंसेप्शन लेके आइए, तो वो हम्म उसी आधार पे उसको विकृत करके 2 को जोड़ के 3 को जोड़ के कंबाइन करके इधर-उधर करके नई अवधारणा कहाँ है? नया कंसेप्शन तो है ही नहीं। हम्म नया नहीं होता ना, हम्म। ये चीज़ है। ये चीजें कारण जगत में प्रारूप के रूप में विद्यमान होती हैं। हुँ, जिस जगत से हमारे अति चेतन भाग निरंतर संपर्क में होते हैं, वे मानसिक सत्ता में प्रकट होती हैं और हमारे विचार का अंग बनती हैं। उस विचार को हम भौतिक जगत में प्रकट करते हैं
और वहां वह भिन्न गतियों, संस्थानों, काव्य, कला एवं ज्ञान, सजीव स्त्री पुरुष के रूप में आकार एवं देह धारण करता है। हाँ, ये एक अपने को हम्म मैकेनिज्म दे दिया हम्म कि कैसे मनुष्य। कारण जगत से यहाँ तक, कारण हाँ। जगत जो है, कॉजल प्लेन जो है, उसके प्रारूप के रूप में विद्यमान होती है। वहां हम्म। उसका प्रारूप है, आपको प्रेरित कर सकता है। किसी मकान का नक्शा आपके दिमाग में आ गया, वहां एक कारण जगत के अंदर वो व्याप्त है। माँ ने देख लिया कि मातृ मंदिर वहां, दूसरे कहते माता जी ये बन नहीं सकता। कह रहे भाई, सकने और बिना सकने की बात तो तब हो जब मैंने इसको न देखा हो, मैंने तो देखा है। आप अगर कोई चीज देख या हो तो अब वो सकने नहीं सकने के तो उसमें क्षेत्र की चीज नहीं रही। वो तो खाली मैनिफेस्ट करने की बात है कि वो तो एक्चुअलिटी है। जिस जगत से हमारे अति चेतन भाग निरंतर संपर्क में होते हैं, आपके सुपर कॉन्शियंट जो आपके भाग हैं, वो हम्म। उसके संपर्क में रहते, पर हमारा भी संपर्क नहीं है ना हमारे खुद के अति चेतन भागों से। इसलिए एक दृष्टा है, कवि है, वो अगर उनके संपर्क में है, वो उसको अभिव्यक्त कर पाता है। वे मानसिक सत्ता में प्रकट होती हैं और हमारे विचार का अंग बनती हैं। तो धीरे धीरे हम जो ये स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा इसमें और गहनता से ध्यान दें तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमको धीरे 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 श्री अरविंद की वाणी कैसे इन सारी चीजों के प्रति जागृत करेगी, उनकी कड़ियां बिठा देगी। अगर ये चीज हो तो ये लिंकेज बन जाएगा। दूसरे कहें इससे क्या होता है, इससे ये लिंकेज बन जाएगा। और आपकी ही सत्ता के भाग हैं, अगर कड़ियां बन जाएं, तो जैसे पूरा तार है, अगर उसकी कड़ी नहीं बन रही है तो यहाँ पावर नहीं होगा। वही अगर बीच में कोई भी डिसजॉइंट है या उनको सबको दुरुस्त कर दिया, आपके अप्लायंसेस चलना शुरू हो जाएंगे। तो अति चेतन भाग है, उससे अगर संपर्क बना पाते हैं धीरे धीरे, उस विचार को हम भौतिक जगत में प्रकट करते हैं, और वहां वह भिन्न गतियों, संस्थानों, काव्य, कला एवं ज्ञान, सजीव स्त्री पुरुषों के रूप में आकार एवं देह धारण करता है। मतलब हम यहाँ बैठे हैं, उसका भी प्रारूप कारण जगत के अंदर है। इसीलिए हम्म। कोई भी चीज है वो सिंबॉलिक है, अपने आप में एक सिंबल है। इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हम्म। मनुष्य अपने जगत का निर्माण करता है क्योंकि वह चैत्य उपकरण है जिसके द्वारा परमात्मा वह अभिव्यक्त करता है जो उसने पूर्व में ही स्वयं के भीतर संगठित कर लिया था। परमात्मा ने पूर्व में ही परमात्मा के भीतर संगठित कर लिया था। ठीक है। इस अर्थ में कला भूत, वर्तमान और भविष्य का सृजन कर सकती है। वह उस सब को पुनः प्रकट कर सकती है जो किसी समय था और तिरोहित हो गया। वह हमारे लिए उस सब को सुव्यवस्थित कर सकती है जो विद्यमान है। वह उसका भविष्य वाचन कर सकती है जो होने वाला है। तो श्री अरविंद ने कर ही दिया। हम्म। जो अतीत था उसको सारे को नहीं, भारतीय संस्कृति क्या थी, वेद क्या थे, श्री अरविंद कह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स वेदा हैव बीन ए सील्ड बुक। कम से कम 2000 वर्षों से तो कोई इसको, कोई भी, बाहर की तो छोड़िए, यहाँ भी कोई समझा ही नहीं उसको। वो एक सील्ड बुक है। तो उन्होंने भूत को सारे को इसके अंदर लाके हमारे सामने प्रकट कर दिया। वर्तमान जो है वो दिखाई दिया कि आज मनुष्य जाति एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां अहंकार तो उसका वैसा का वैसा है, और विज्ञान ने उसके हाथों में ऐसी शक्तियां दे दी हैं जो उसकी अभी अहमबद्ध चेतना के लिए संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये बड़े जो टेक जायंट्स है टेक्नोलॉजिकल, उनकी सारों की मीटिंग होके अभी ये अपना हाईलाइट आने वाली है न्यूज़लेटर के अंदर इस महीने। सबने बैठ के ये बात करी है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हमको बिल्कुल रोक लगा देनी पड़ेगी, पर क्योंकि मनुष्य जाति बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाए। अगर वो ऑटोमेटेड तरीके से खुद चीजें करने लगें, आप कभी उनको नहीं रोक पाएंगे। आप डिसमेंटल कैसे करेंगे अगर वो खुद को वापस असेंबल करना शुरू कर दें, और वो खुद चीजें करना शुरू कर दें। या आपकी ग्रीड इतनी है, आपका ईगो अगर कंट्रोल में नहीं है, विज्ञान ने आपके हाथों में ऐसी शक्तियां दे दी
आप कितना विध्वंस कर सकते हैं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि चेतना का परिवर्तन ही एकमात्र तरीका है मनुष्य जाति के सामने। परिवर्तन अवश्यंभावी है और ये मनुष्यों के हाथ में छोड़ा गया है कि वो इस परिवर्तन के लिए सहर्ष सहयोग दें, या परिस्थितियों की कुचलती हुई शक्ति के द्वारा इसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। कुचलती हुई शक्तियों के द्वारा आरोपित किया जाएगा मनुष्य जाति के ऊपर। अगर वो सहर्ष स्वीकार नहीं करती तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको बाध्य होना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब अभी हम चीजों को देखने की स्थिति में ये मतलब अंधे हैं। चलें आगे। लेकिन अभी तो कल परसों मैंने न्यूज पढ़ी थी कि मोदी जी तो उसमें कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई के लिए। मैंने कहाँ तो पढ़ा था। पर हाँ मोदी जी टेक पर जायंट नहीं है। नहीं, हाँ वो तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी लेटेस्ट हुई है क्या मीटिंग? है कब की मीटिंग है? ये इस उसमें आ जाएगा इस बार जो न्यूज़लेटर अपना आ रहा है, जिसके अंदर जो इलॉन मस्क है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारों ने बैठ के ये कहा कि एआई को जो लैब्स हैं उनके ऊपर हमको बिल्कुल रोक लगा देनी पड़ेगी। हम्म। जित ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एआई बोल के सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, पर हम कई मुद्दे तो समझ ही नहीं पा रहे कि एआई के अंदर क्या इन्वॉल्व्ड हैं चीजें, और किस हम्म। स्तर के ऊपर भी। बाजार के अंदर तो बाद में आती हैं, या पर जो जो चीजें हो चुकी होती हैं या जो कल्पना में होती हैं, उनकी चीजों को देख के मतलब हम्म। आप अगर एक्चुअल में उससे डील कर रहे हैं, वो धीरे 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 आप अनुवाद इसके माध्यम से करना शुरू कर दीजिए। आप डर जाएंगे क्योंकि वो वैसे ही शब्द देना शुरू कर देगा अपने स्थान पे जो आप सोच रहे हैं। आप ये कहेंगे कि क्या कोई मेरे को देख रहा है। हम्म। हम जानते नहीं उस वो हमको किस तरीके से हमारी चीजों को, हमारे बिहेवियरल पैटर्न को गाइड कर रही है। उसको बहुत डिटेल के अंदर हमारे खरीदने के, बाजार के, हमारे व्यक्तिगत जीवन के पैटर्न को निर्धारित कर रही है वो। हम हम्म। इसको समझ ही नहीं पा रहे। हम्म। पहले एक लिमिटेड सेंस के अंदर कर पाते थे, अभी तो आप अपना डिजिटल इंप्रेशन छोड़े बिना चल नहीं सकते ना आगे। तो वो तो आपको बहुत तरीके से, आप रोज सोचते हैं कि मैं मोबाइल से हुक नहीं होऊंगा, स्क्रीन में जैसे ही देखते हैं वो जानता है कि आपको कैसे हुक करना है। वो बहुत अच्छे से जानता है। तो ये कम गंभीर बात है क्या? चलें आगे। वह उस सब को पुनः प्रकट कर सकती है। हो गया ये तो। ये तो हो गया, हाँ। कहाँ घुस बहर सकती है? बहरहाल इसका सामान्य कार्य क्षेत्र एक कम सारगर्भित और शक्तिशाली प्रकार का विवेचन है। यहाँ भी जिस विषय वस्तु को यह चुनती है उसमें तीन चीजों का विवेचन कर सकती है: कारण तत्व, या अपने निज स्वरूप में वह वस्तु, मतलब कला मनोवैज्ञानिक। का सामान्य क्षेत्र जो है ना, हाँ। जो कम सारगर्भित और शक्तिशाली प्रकार का विवेचन, उसमें क्या चीजें हैं। हम्म। तो एक तो एक कारण तो हो गया। हाँ, एक तो कारण तत्व अपनी निज स्वरूप में वस्तु, मनोवैज्ञानिक भाग या इसकी गुजरती कल्पनाएं, अवस्थाएं, भावनाएं, या फिर स्थूल भौतिक भाग, वह बाहरी रूप, घटना या गति जैसा हमारी आंख उन्हें देखती है। तो ये एक तो जी। कारण तत्व हो गया, हाँ। जो उसका कारण है। या फिर मतलब निज स्वरूप में वह वस्तु। आपने कोई चीज दिखाई, कोई पक्षी उड़ान भर रहा है, आपको कला अपनी उड़ान दिखाने, मतलब वो पक्षी दिखाने के ऊपर कोई कला नहीं दिखा रहे आप। मूल कारण क्या है उसका, बात क्या है। मनोवैज्ञानिक भाग या इसकी गुजरती कल्पनाएं, गुजरती क्योंकि आप किसी भी कलाकृति के अंदर अगर रंगों में डाल रहे हैं तो भी आप एक, हेलो, हेलो। रिपीट क्या है आज? हाँ। रिपीट हो रही है मेरी आवाज। तो ये गुजरती कल्पनाएं, अवस्थाएं, भावनाएं उस चीज में नहीं, जो कलाकार है उसमें स्वयं में वो किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके संवेदना उठी, कोई उसने एक घटना देखी,
घटनाक्रम देखा, कोई विचार देखा कि कैसे कोई किसी के गोली मार रहा है, या कोई मतलब उसके कोई भी भावना है, संवेदना है, कोई चीज की अवस्था है, उसको वो कैप्चर कर लेता है कला के अंदर। क्योंकि कला कोई मूविंग चीज तो है नहीं, एज सच वो तो स्टेटिक है। कला, हाँ, जिसके अंदर मूवमेंट की बात है तो उसमें आप संगीत की बात कर सकते हैं, या फिर आप काव्य की बात कर सकते हैं, वो ज्यादा गतिमान है। पर अगर अगर आप रंगों की बात करो, चित्रकला की बात करो, स्कल्पचर की बात करो, स्थापत्य की बात करो, ये तो स्टेटिक हैं। ये एक क्षण को, बुद्ध के चेहरे के ऊपर कितनी संवेदना है, कितना क्या है, एक शांति है, एक क्षण आ गया। अब वो वास्तव में चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा। चेहरा तो उसका एक जो थर्ड चीज है, स्थूल भाग। हालांकि कम, ये तो सामान्य क्षेत्र की बात चल रही है, जो कम सारगर्भित या शक्तिशाली प्रकार का विवेचन हो उसकी बात चल रही है। उसमें भी भाई अगर हम इसी उदाहरण को लें तो वो चेहरे के ऊपर आग्रह नहीं है उसका इतना। पर स्थूल भाग आप किसी चीज के अंदर तो कांसे में ढालेंगे तो कुछ चीज तो ढालेंगे, कोई तो शेप देंगे उसको। तो वो इसका स्थूल भाग हो गया कि कैसे आप उसके माध्यम से ऐसे सजेशंस, ऐसी भाव भंगिमाएं, ऐसी आकृतियां, उसका लोच है, भाई मूर्ति बना रहे हैं तो उसमें चेहरा नहीं है तो कुछ तो होगा, उसकी रेखाएं होंगी, कुछ भी होगा उसमें। उनके माध्यम से आपके आंखों के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर, अगर उसमें रंग नहीं है तो फिर आप क्या चीज, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे उस एक भाव को। आपकी जो गुजरती पासिंग आपकी कल्पनाएं हैं, अवस्थाएं हैं, आपकी एक सर्टेन अवस्था है। मैंने अपने बड़े नियर एंड डियर व्यक्ति को अभी अभी निकट के अंदर ही खोया है। मेरी एक सर्टेन मनोदशा है। कलाकार उस समय एक कलाकृति करता है, एक संगीत लिखता है, एक भाव लिखता है। जैसे आपके ये कैलाश खेर है, इसने कहा जी मेरे पिताजी या कौन वो नहीं रहे, उस समय फिर बाद में मैंने ये वाली चीज लिखी। या कोई दूसरा कह रहा है मेरे इस तरीके के एक जीवन में काल आया, मैंने उस समय ये चीज लिखी। बड़ी मार्मिक है। पर वो एक समय विशेष को, एक पासिंग उसका फेज है, अवस्था है, भावना है, कल्पना है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। कारण तत्व अभी भी दूसरी चीज है, वो उससे डीपर चीज है। ये सारे तत्व कलाकार का अगर सामान्य कार्यक्षेत्र हो, कम सारगर्भित हो, उसके अंदर भी ये चीजें समाहित हो रही हैं। तो वह भारी बाहरी घटना या गति जैसा हमारी आंख उन्हें देखती है, वो उसको दिखा रही है। जैसे कोई गिद्ध है, माल न्यूट्रिशन से बच्चा, जो इसके ऊपर हमेशा ही दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर कितनी वो एक सेंसेशनलाइज तरीके की कई चीजें आती है ना। वो हम्म। बच्चा, बच्चे की वो जो अतड़ियां हैं वो दिख रही हैं, और गिद्ध उसके पास इंतजार कर रहा है कि कब ये नीचे लुढ़के और मैं कब इसको खाऊं। हम्म। ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं जो आपको बिल्कुल अंदर तक मूव कर देते हैं, और पूरा संसार उस एक फोटोग्राफ के कारण। आप भी एक कैमरे से कुछ भी ले सकते थे, पर उसने जिस तरीके से उसको कैप्चर किया है, वो एक चीज को, वो एक सर्टेन वो भाव है या विचार है, उसको वो वहां से उठा लेता है। जैसे एक फोटो आई जिसके अंदर कोई सामने, सपोज कोई राजनेता है या कोई भी है, उसमें खाली एक ही जना है जो उस मोमेंट पे शांति से खड़ा होके उसको निहार रहा है, देख रहा है, बाकी सारों के मोबाइल फोन्स उसके सामने हैं, उसकी फोटो ले रहे हैं। वो एक फोटो थी, सब समझ गए उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो बाहरी आंखों ने एक चीज देखी उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर कि ये हमारी स्थिति है, हम उस क्षण को जी नहीं रहे। उसने ये एक विचार को कैद कर लिया, हालांकि कोई बहुत ऊंचा विचार नहीं है। तो कारण तत्व जो है उसके ऊपर और कोई दूसरी चीज वो दिखा सकता है। तो ऐसे ही आप उस क्षण को कैद करके, और वो फोटो फिर बाद में कहते इस साल की सर्वश्रेष्ठ फोटो, ये 4-5 फोटोज हैं। किस, क्यों भाई, ऐसी क्या है, क्या दिखा दिया उसने ऐसा उसमें। कला इस तरीके का काम कर सकती है जो पूरे युग को उसकी आंख में डाल सकती है, आने वाले युग को जो है उसके अंदर
सारगर्भित तरीके से इम्प्लांट कर सकती है, काउच कर सकती है। ये काम कला कर सकती है। और ये जो मैंने उदाहरण दिए तो सारे आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल हैं। ये तो सारों ने देखे हैं। इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि कला ये काम भी कर सकती है। तो एक फोटोग्राफ भी आपको दिखाता है, अच्छा ये सारे जने मतलब मोबाइल लेके उस क्षण को कोई नहीं देख रहा। भाई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसमें सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, उस क्षण को आप नहीं देख रहे। ये हमारी सबकी स्थिति है। किसी प्रोग्राम के अंदर गए, तुरंत कैमरा उठा लिया अपना मोबाइल। अरे भैया वो खुद भी तो वहां रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो संस्था उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रही है वो खुद भी कर रही है, तो भी हम जाएंगे उस क्षण का आनंद नहीं लेंगे, लग जाएंगे उसके अंदर। तो वास्तव में अब हम कभी जी ही नहीं रहे होते। पता नहीं हम कहाँ जी रहे होते हैं। मतलब कभी भी हमारे वर्तमान क्षण को हम प्रॉपर तरीके से उसका आस्वादन कर नहीं पाते, किसी भी रूप में, बाहरी या आंतरिक कोई भी। तो इसीलिए वो पहले ही वो कह रहे थे बी हियर नाउ। वो तो योग के अंदर पहले कह रहे थे भाई यहीं रहो, नहीं तो हमारे माइंड की स्थिति ऐसी है। भारतीय कला अपने आप को उच्चतर दो विवेचनों से संबद्ध करती है। ये तो हम पहले ही बात कर चुके। दो उच्चतर कौन से हैं? कारण तत्व और भावनाएं। जो आपकी हम्म आंतरिक अवस्थाएं हैं उनसे वो अपने आप को कंसर्न रखती है, पर इसमें भी अंतर है। जबकि ये आ हम्म जाएगा शायद यहाँ, यूरोपीय निम्नतर दो के साथ दोनों का मिलाप कला के मध्य क्षेत्र, मतलब 3 and 2, और इसका होता है 1 and 2, मिलाप होता है 2 के ऊपर। पर 2 में भी हम्म अंतर है। हम्म कल्पनात्मक एवं भावावेगात्मक यहाँ मिलाप होता है, परंतु प्रत्येक ही अपने साथ अपनी प्रमुख प्रवृत्ति से उत्पन्न भिन्न दर्शन के अभ्यास। अगर 2 नंबर पे भी होता है तो इसकी कल्पनाओं, अवस्थाओं और भावनाओं के अंदर अंतर होता है। अगर हम्म यूरोपीय है तो उसकी कल्पनाएं, अवस्थाएं, भावनाएं उसकी जो जो उसका एक फ्रेमवर्क है उससे उत्पन्न हो रही हैं। और भारतीय के फ्रेमवर्क से जो कल्पनाएं, अवस्थाएं, भावनाएं उत्पन्न होंगी वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की होंगी। हम्म इसलिए दर्शन के अभ्यास, परंपराएं आत्मा की प्रधान गति एवं वृत्ति लाता है। जो प्रमुख प्रवृत्ति है इनकी, जो टेम्परामेंट है इंडियन का और यूरोपियन का, वो सारा ही अंतर ले आएगा। भी कल्पनाएं इसकी अगर शेक्सपियर की हम देखें, कवित्व शक्ति जो है उसके अंदर तो आपके वाल्मीकि के बराबर हो सकता है वो। पर हम्म विषय वस्तु क्या है? विवेचन किस चीज का कर रहा है वो तो कुछ है हम्म ही नहीं बेचारे के पास। हम्म तो उसमें तो उसकी कहीं कोई आसपास ही नहीं है, वो तो उस श्रेणी में ही नहीं आता। आत्मा की यह गति यूरोपीय में नीचे पृथ्वी की ओर, या फिर भारतीय कला में ऊपर स्वर्ग की ओर होती है। वो ऊर्ध्वमुखी है, ये नीचे नीचे की ओर है इसकी गति। बाज या चील कितनी भी आकाश के अंदर उड़ रही है, उसकी नजर है नीचे। और आर्य जो है वो चाहे कितने ही गर्त के अंदर है, उसकी नजर है हमेशा ऊपर की। मैं कैसे, मतलब ऊंचे उससे ऊंचा भी कोई ऋषि भी है वो हमेशा ही आरोहण की। हर जो सूक्त है, हर मंत्र है, सबके अंदर आरोहण। असतो मां सद्गमय, हमेशा ही ये मूल मंत्र है उनका। कहीं भी हम हैं, मतलब हम परमात्मा स्वयं भी हैं तो भी हम वहां नहीं है। इसीलिए तो ये एवोल्यूशनरी है, इसका हम्म कोई अंत नहीं है। माँ स्वयं, अरे भाई औरों की छोड़िए, माँ कह रही है कि मैं इस गति से और सैकड़ों हजारों साल भी चलती रहूं तो मेरा कोई अंत नहीं है। तो इसका कोई अंत नहीं है। जबकि उनका मिलन एक ही धरातल पर होता है, जब वे भिन्न एवं तब भी वे भिन्न एवं असामंजस्य, मतलब 2 नंबर पे होता है इनका। भारतीय हम्म वो 3 और 2 पे है, ये है 1 और 2 पे है। मिलन होता है 2 के ऊपर दोनों का, तो भी असामंजस्यपूर्ण है, क्योंकि उनकी दोनों का टेम्परामेंट ही अलग है। हम्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अब ये पढ़ो इसको। रूप के साथ व्यवहार करते समय उनमें परस्पर प्रश्न होता है कि प्रश्न क्या यह मैं होता है, हाँ, प्रश्न यह होता है हाँ प्रश्न यह होता है कि क्या मैं वह उत्पन्न करूं जो आंख देखती है कि वह या फिर उत्पन्न करूं जो आंख देखती है, हाँ या फिर या फिर मैं वह उत्पन्न करूं जो आत्मा देखती है। कितनी जबरदस्त बात है ना ये। हम्म अगर आप कलाकार हैं
आप कोई ना कोई माध्यम में अपनी चीज को एक्सप्रेस करेंगे। हम्म। अब कैसे? भाई पहला प्रश्न है ना आपके सामने, आपने ब्रश ली, कैनवस के ऊपर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो आपका टेम्परामेंट क्या है, वही तो बनाएंगे आप। आपका उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? भाई मैं तो कह रहा हूं कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, अपना उद्देश्य क्या है, उस तरीके के मैं उदाहरण उस तरीके के लेके आऊंगा, मेरा टेम्परामेंट जो उस तरीके के। अपन उदाहरण के लिए उदाहरण नहीं दे रहे, नहीं तो हम उदाहरणों के अंदर ही अनंत तरीके से उदाहरणों में चले जाओ, तो वो तो अपन उससे कंसर्न ही नहीं है। तो कलाकार वास्तव में कंसर्न किस चीज से है? संवेदनाएं दिखाने के लिए, या वो कंसर्न है? पहले तो इसके लिए डिसइंटरेस्टेड होने की जरूरत है। जैसे पिछले हमने उसमें पढ़ा था, एक तो उसमें संकल्प होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, डिसइंटरेस्टेडनेस होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज, आप 3 चीज पढ़ी थी ना हमने अभी पिछले में, एक तो संकल्प कहा उन्होंने, एक उन्होंने श्रद्धा बताई, एक डिसइंटरेस्टेडनेस। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं कला में भी, अगर आप डिसइंटरेस्टेड तरीके से उसको, अदरवाइज तो बाहरी भी चीज आप करना चाह रहे हैं और डिसइंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी कलाकृति ज्यादा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं एक्सप्रेस कर पाएगी। उसमें भी आप जितना डिसइंटरेस्टेडली बिल्कुल उसमें उकेर के ले आएंगे, अगर वो यूरोपियन है तो भी डिसइंटरेस्टेडनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला प्रश्न ये है, कौन सी चीज एक्सप्रेस करूं भाई? निम्नतर प्रकार की यूरोपीय कला वह उत्पन्न करने से संतुष्ट रहती है जो आंख देखती है। हाँ। इसे वह यथार्थवाद तथा प्रकृति के प्रति वफादारी कहती है, हाँ। अर्थात प्रकृति को भौतिक रूप से इंद्रिय गम्य विषय के सीमित दायरे में परिमित करना। हाँ। निश्चय ही ऐसी रचना एक वास्तविक अनुकृति नहीं होती, अपितु केवल कैनवस, ब्रश एवं रंगदान द्वारा लादी सीमाओं के भीतर एक लगभग मोटा अनुमान स्वरूप ही होती है। हाँ, भी स्वयं वो ये वस्तु थोड़ी होगी। आपने अंगूर बना दिया तो अंगूर थोड़ी हो गए वो। हम्म और वो तो जो लिमिटेशंस आपके कैनवस की है या जो भी है, इवन आप फोटोग्राफ भी खींचते हैं हूबहू वो ले आया, तो भी उसकी हम्म लिमिटेशन है। इसीलिए फोटोग्राफ से आगे वो चलचित्र के ऊपर गए। अब चलचित्र के ऊपर भी नहीं रुक के वो कह रहे हैं भी 3D दिखाओ तब उसका आनंद आए। अब वो फिर हम्म बाद में इसीलिए तो सिमुलेटर्स बनाते हैं। आप कार चला रहे हैं तो वो सिमुलेटर इस तरीके का है, आपकी आंखों के ऊपर लगा दिया, और आपको चेयर भी उस तरीके की एक्चुअल फील, जितना आप नजदीक कितना जा सकते हैं, पर हर चीज की लिमिटेशन है, हर चीज की हम्म लिमिटेशन है। जो हवाई जहाज है एक्चुअल थोड़ी दे देते हैं पहले उनके हाथ में, सिमुलेटर्स के ऊपर बिठाते हैं। हम्म तो इसमें कला के अंदर इनका बस लगभग मोटा अनुमान स्वरूप है। हालांकि वो मोटा अनुमान भी इतना रियल होता है, कई हम फोटोज देखते हैं वो दिखाते हैं, हमको अरे ये तो बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है, ये तो फोटोग्राफ नहीं है। मतलब इतने रियल हैं कि अंगूर की फोटो के ऊपर चिड़िया आ गई। अब और क्या रियल चाहिए? उसने एक कैनवस के ऊपर अंगूर का चित्र बनाया और बेल बनाई, चिड़िया आ गई उसके ऊपर, तो मतलब चिड़िया को भी धोखा दे दिया उन्होंने। तो इस लिमिटेशन की जो सीमाएं हैं, उस बिल्कुल उसको मिनिमाइज कर दिया। यह वास्तव में उतनी ही सही नकल होती है जितनी कि हमारे उपकरणों की क्षमता सक्षम है, हम्म जबकि पूर्ण अनुकृति कदाचित ही संभव होती है। पूर्ण अनुकृति, मैंने हम्म दीपक की फोटो ले ली और बहुत अच्छा कैमरा भी है, 3D भी ले ली, तो भी हम्म उस समय चलो उसका बाहरी भी हम कितना ले सकते हैं, पर उसके अंदर भावनाएं हैं और है, क्योंकि दीपक खाली उससे ही तो पूरा का पूरा समाहित नहीं हो जाता ना। तो ये एक बड़ी हम्म समस्या है। भाई हम तो कहें और क्या रह गया इसमें, हूबहू बहू तो फोटो ले ली। कला की शैली की संभवतः अपनी उपयोगिता रही थी, उस समय थी जब कैमरा नहीं आया था। परंतु अब जबकि हमारे पास फोटोग्राफ हैं और हम उन्हें रंगीन कर सकते हैं, क्यों? श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे उनके लिए तो रंगीन शब्द भी लिखना तो वो एक बड़ी बात थी उस समय। भाई हमको ये समझना चाहिए कि ये अर्ली कल्चरल राइटिंग है, और उस समय तो ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। हम्म फोटोग्राफ है और उस रंगीन फोटोग्राफ है भाई। आज के परिप्रेक्ष्य में तो बात ही नहीं हो रही, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किस समय ये लिखी जा रही है।
तो इसके घटक कार्य क्षेत्र की को फोटोग्राफी द्वारा अधिकृत किए जाने का खतरा है। खतरा, हालांकि फिर भी इससे आर्ट के ऊपर कोई विशेष, हाँ, आप पहले कोई चित्र बना रहे हो, वो बच्चे को तो सिखा सकते हो, वो तो उसको कहते हो एक एक अलमारी के सामने बैठिए, सबसे पहले तो हू बहू बनाइए। फिर बाद में सेकंड स्टेज आती है कि पर्सपेक्टिव, अब थोड़ा सा साइड से देखो आप, ये अलमारी कैसी नजर आ रही है, तब बच्चे को वो पर्सपेक्टिव सिखाते हैं। अब इस तरीके, मतलब बच्चा ये कल्पना करके कि मैं अगर ऊपर से देख रहा होता तो ये अलमारी कैसी नजर आती, मैं इसको साइड से देख रहा होता, नीचे से देख रहा होता, तो ये कैसी नजर आती। फिर ज्यादा से ज्यादा कल्पना के ऊपर। अब आप भौतिक कल्पनाओं के ऊपर मत रहो, आपके अगर ये चीजें और समाहित कर दी जाती तो क्या होता। अब आप कल्पना कीजिए, जैसे फैशन के अंदर डिजाइनिंग में वो करते हैं, इस तरीके का हो, भाई एक्चुअल हम बाद में उसको काट छांट करेंगे कपड़े के अंदर, पर अगर इस तरीके का कोई कपड़ा हो, ऐसा इसको पहनाया जाए या ऐसा बनाया जाए, ये कैसा लगेगा। हम ये सारे के सारे अब कंप्यूटर की भी इसके अंदर सहायता लेते हैं कि पुरानी जितनी भी जो हमारे टूटे फूटे जो अवशेष मिलते हैं, उनको 3D तरीके से वो रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं कि मूल में वो कैसा रहा होगा। मायन कल्चर के अंदर वो टूटा हुआ मंदिर मेरे को ऐसा मिला है, अगर मैं उसके ब्लॉक्स को अगर वापस दसाऊं, ये ऐसा रहा होगा। अब उसके आधार पे मैं पूरा ग्राफ बनाता हूं और उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता हूं। ये काम भी आज किया जा रहा है, पर ये अपने आप में कला नहीं है। अगर वास्तविक तरीके से कहा जाए तो इनका कला सच से कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये कला है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है ये, इसको हम थोड़ा थोड़ा ये अंतर कर सकते हैं। एक उच्चतर यूरोपीय कला, नहीं, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे पूरा? हाँ, छोटा ही है, ठीक है। एक उच्चतर यूरोपीय कला बाह्य रूप की नकल को अपने आधार के रूप में लेती है, परंतु इसका उच्चतर उद्देश्य की अनुकृति तैयार करना नहीं है। रूप की, हाँ, उच्चतर उद्देश्य रूप की, हाँ, वो परंतु इसका चला उच्चतर गया बीच उद्देश्य रूप बीच की बीच में इसमें शब्द चला जाता है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ अपितु पहुंच, अपितु भाव की अनुकृति प्रस्तुत करना है। कलाकार केवल बाह्य रूप मात्र ही नहीं देखने का प्रयास करता, अपितु उस क्षण बाह्य रूप जितनी भावना अभिव्यक्त कर सकता है, उतना भी कैनवस पर उतारने का प्रयास करता है। प्रायः यह एक बड़ा भारी काम हो सकता है। शक्तिशाली संवेदना या संकटपूर्ण क्रिया के किन्हीं विशिष्ट क्षणों में हमारी मनोवैज्ञानिक सत्ताओं का एक बहुत बड़ा प्रभाव आंखों, चेहरे, भाव भंगिमा या मुद्रा में झलक सकता है। इसकी ही कलाकार नकल करता है। वह हमें न केवल कोई विषय वस्तु या कोई घटना ही दिखाता है, अपितु वह कैनवस पर उस विषय वस्तु के आंतरात्मिक जीवन के एक क्षण को स्थिर कर देता है। सामान्य मनोदशा भी एक बहुत बड़ी हद तक चेहरे पर अपने आप को अंकित कर देती है और चरित्र के कुछ विशिष्ट लक्षण, हाव भाव एवं मुखाकृति में अपने को झलका जाते हैं। इन्हें भी नकल या अनुकरण करने वाला कलाकार कैनवस पर उतार देता है। इस प्रकार की कला, जब वह अतिरंजित या दिखावटी न हो, तो शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं विस्मयकारी हो सकती है, परंतु इसकी भारी सीमाएं हैं। यह कला आंतरिक सत्य के उतने ही अंश का विवेचन करती है जितने की बाह्य रूप व्याख्या करता है। इसका विवेचन अमौलिक है, इसकी दृष्टि पराश्रित है और अपनी मूल सामग्री से परे नहीं जा सकती। आप तो बंध जाते हो, क्योंकि बाह्य रूप जितनी व्याख्या कर सकता है उससे परे आप नहीं जाते। वही जो हम्म, सत्य की ओर आरोहण माँ का जो जो नाटक है, जो माँ हम्म, ने प्ले लिखा, उसमें सबसे पहले जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वो रुकता है। हम्म, मतलब जो सच्चा फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो वास्तव में चाहता है, वो एक पड़ाव पे जाके इसलिए रुक जाता है, कहते हैं यहाँ से तो अब दुनिया दिखेगी नहीं, मैं अगर इससे आगे कदम रखता हूँ तो। और अगर हम्म, दुनिया नहीं दिखेगी तो मैं इससे आगे का सत्य अगर मैं पा भी लेता हूँ तो मेरे कोई उपयोग का नहीं है। हम्म, तो सबसे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट रुकता है, परोपकारवादी।
जिसको सारी दुनिया के अंदर चैरिटी करनी है। तो इसलिए ये यहाँ जाके ये सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता अगर आप बाहरी रूप के ऊपर आग्रह रखते हैं, डिसइंटरेस्टेड तरीके से भी, अगर वो अतिरंजित या दिखावटी न हो। देखिए ये एक एक शब्द जो है, हमको इसको वास्तव में आत्मसात करने की आवश्यकता है। वहां अगर विजुअलाइज इस चीज को करें, भाई पहले तो हम में से कौन सा तो कलाकार है, पर एटलीस्ट कम से कम अपने स्तर के ऊपर हम इसकी जितना इसको आत्मसात करें उतनी ही हमारे लिए इसका प्रासंगिकता है और लाभ है। इसका विवेचन अमौलिक है, मौलिक नहीं है भाई। आपके चेहरे के अंदर से जितना भाव आएगा वही है। अब हृदय से मैंने आपसे आलिंगन करके जो भाव आया, वो एक्चुअल में क्या तत्व है क्या नहीं है, अगर आंखें उसको, बाहरी आंखें नहीं देख सक रही, इसकी दृष्टि पराश्रित है। पराश्रित मतलब एक कोई दूसरी चीज के ऊपर आश्रित है। ये रूप के ऊपर आश्रित है तो मूल चीज पे पहुंचती नहीं, मूल सामग्री से परे नहीं जा सकती है। तो इसलिए रुक गई है यहाँ। तो ये तो यही रुक। कल्पनाशील यूरोपीय कला द्वारा एक और भी, मैं फटाफट बस एक और पढ़ देता हूं, अधिक ऊंचाई प्राप्त की जाती है। इससे एक स्तर और है यूरोपीय कला का। यूरोपीय विचार के अनुसार कल्पना सृजनात्मक होती है, न कि विवेचनात्मक। कहने का वास्तव में अभिप्राय यह है कि कल्पनाशील कलाकार अपने अध्ययन की विषय वस्तु में उस चीज को आरोपित कर देता है जो उसकी अपनी हो, वो उसमें डाल देता है। आपने कोई चीज देखी, पर उसने उसके अंदर आपने अपना जो इंप्रेशन है वो इसमें डाल दिया। जैसे उसके मन में कौंधी कोई तरंग या कोई ऐसा विचार जिसने उसके मन को अभिभूत कर लिया। या तो अपनी विषय वस्तु में वह उस चीज का विवेचन करता है जो बिना जाने उसने स्वयं ने उसमें अध्यारोपित की है, या फिर सोच विचार कर वह अपनी विषय वस्तु को, अपनी तरंग या अपने विचार को रंग रूप प्रदान करने के लिए महज एक बहाने के रूप में प्रयोग करता है। रंग रूप को बहाने के रूप में काम में लेता है। वास्तव में तो उसने कोई चीज डीपली महसूस करी है। मेरे कोई मित्र है, नजदीक का मित्र है, वो मर गया किसी दुर्घटना के अंदर, इस भाव को कलाकृति के अंदर कितने हूबहू तरीके से, अरे उसके तो फोटो भी आप ले सकते हो, तो कला क्या करेगी उसके अंदर, और वो उतना इंप्रेशन डालती भी नहीं। और कला ऐसा एक लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकती है कि एक्चुअल में आपको महसूस होगा, हाँ ये इसकी संवेदना है। जैसे वो एक एक पिक्चर दिखाते हैं कि आज का हमारा जो सेटअप है उसके अंदर एक तरफ से बच्चा घुस रहा है और किताबों के बोझ के तले जो है एक तरफ से गधा निकल रहा है। अब वो ऐसे तो नहीं है कि फिजिकली कोई गधा निकलता हो, पर जो आपकी वास्तविक जो फिजिकल सच्चाई है उससे ज्यादा बड़ी सच्चाई है ये कला ने विवेचन कर दिया और आपके ऊपर ये इंप्रेस अपॉन कर दिया कि ये हो रहा है हमारे साथ। कलाकार स्वयं का ही विवेचन कर रहा होता है, न कि अपनी विषय वस्तु का। उसको कोई न पुस्तक से मतलब है, न गधे से मतलब है, न उस बच्चे से मतलब है। वो आपको एक विषय वस्तु है कि हमारी शिक्षा पद्धति ये कर रही है, उसने आपको एक चित्र के अंदर दिखा दिया, तो वो विषय वस्तु का विवेचन नहीं कर रहा। इस अहम मूलक कला का प्राय अति उच्च मूल्य होता है, जबरदस्त मूल्य है। आप कितने भी लेख लिखिए, ये एक आपने डाल दिया। और कुछ सर्वोत्तम यूरोपीय कृति इसी प्रकार से की गई है, उससे भी अधिक विरल है उसकी कल्पनात्मक संवेदना द्वारा उसे बाह्य रूप में छिपी स्वयं उस वस्तु की झलक पाने में समर्थ बनाना। स्वयं थोड़ी, शिक्षा क्या होती है उसको थोड़ी पता। गधा तो दिखा दिया, पर शिक्षा क्या उसका थोड़ी पता उसको। उसकी कल्पना सामान्यतः उसके साथ खेलती है और दृष्टि को सभी भागों में सच्चा होने से रोकती है, परंतु वह उच्चतम आकर्षण युक्त, जोशीले अथवा कलात्मक सौंदर्य के कार्य करने में सफल होता है। उसके जो कार्य है इसलिए हमको कितने जबरदस्त लगते हैं। अरे वाह, इनकी तो जो आप देखेंगे कलाकृतियां, हमारी वाली उसके सामने उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। उनका म्यूजिक है वो इतना जबरदस्त, हमको प्रभावशाली, जोशीला। कलात्मक सौंदर्य है वो इतना आपको अभिभूतकारी, अट्रैक्टिव, पकड़ लेता है आपको। ये सारी चीजें तो हैं, पर जो एक मूल बात है वो उसमें नहीं है। फिर से ये अपन कला के अंदर, क्योंकि एक बैकग्राउंड है तो थोड़ा बहुत हम इसका रस ले सकते हैं। यहाँ हम इसको रोक देते हैं। इसमें कोई बात है क्या किसी के भी? नहीं तो फिर इसको यहाँ छोड़ देते हैं, कल मिलते हैं। शब्या जी, रविकांत जी, गौरव। नहीं भैया।
ठीक है, यहाँ नहीं छोड़ दें। सब ठीक है। ओके। ओके, जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ।